जी, आओ देश बनाएं और जो हमारा पानी है, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। पानी को हम और आप सारे लोग मिलकर जो प्रदूषित कर रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं, उसको हमको रोकना चाहिए। जल प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो नदियों में प्रदूषण है, और फिर नदियों के जल का गलत तरीके से इस्तेमाल जो गंदा होकर दोबारा नदियों में ही आ गिरता है। एक साइक्लिक प्रोसेस है ये। इससे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। शहरीकरण को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जो 80% पानी को यूं ही बर्बाद कर देता है। उद्योग धंधे दूसरी बड़ी वजह है, जो जहरीले पदार्थ को नदियों में लगातार छोड़ रहे हैं और पानी को गंदा कर रहे हैं। खेती में जो केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ जिनका इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी पानी जहरीला होता है। बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण भी बड़ी वजह है, जो नदियों की धार को खत्म कर रहे हैं और नदियां इससे प्रदूषित होती हैं। पर्यावरण को हो रहा नुकसान भी जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने, केमिकल्स और केमिकल पदार्थों से पानी को बचाने की जरूरत है। तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बुरे प्रभाव से भी पानी के स्रोतों को बचाना होगा। जी, तो इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, आप हेड हैं यमुना जीए अभियान के, आप हमारे नोएडा स्टूडियो में हैं। विमल भाई हमारे साथ हैं, आप एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, आप भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं, आप जाने माने मशहूर वरिष्ठ पत्रकारों की जो फहरिस्त है उसमें कतिपय काफी सम्मानजनक स्थान रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। इसके अलावा कुछ वक्त बाद विमलेंदु झा जुड़ेंगे, आप भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम सब आप लोगों से एक एक करके बात करेंगे। शंभू जी, पहले जरा जो हमारी मुहिम है कि आओ देश बनाएं, कल हमने बात की थी वायु प्रदूषण पर, आज हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण पर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले जरा हम इसका एक परिमाण नाप लें, है ना, इसकी इसका जो दायित्व है समाज में, जो इसका एक परिमाण है, उसको तौल लें जरा। हम चाहते हैं ये शुरुआत आप करें। देखिए, जब देश बचाएंगे तो जल है तो जीवन है, बिल्कुल, वायु है, ये सब चीजें जो प्रकृति में दी हैं, जल वायु, इन पर हमें गौर करना होगा, इनको प्रदूषित होने से बचाना होगा। ठीक है। कल वायु प्रदूषण पर आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जी। आज जब हम जल की बात करते हैं तो हम इसके, आपने बात करी ना शहरीकरण की, शहरीकरण एक बड़ी वजह है। जैसे चाइना में करीब 90% पानी प्रदूषित बताया था नदियों का। उसकी वजह है कि पिछले 25 सालों में चाइना में करीब 70% शहरीकरण हो चुका है, जो कि तब 30% था, यानी 60 कितना बढ़ गया, लगभग 40% बढ़ा है। और प्रतिदिन वहां पर 3800 3800 लोग मर रहे हैं। आज शंघाई में तो जाना मुश्किल है। जल प्रदूषण, भारत की स्थिति भी लगभग ऐसी है, भारत में भी शहरीकरण तेजी से हो रहा और रोजाना 600 आदमी सिर्फ जल प्रदूषण से मर रहे हैं। और दुनिया भर में यह आंकड़ा तकरीबन 17,000 का है। 17, एक दिन में 17,000 लोग घोषित तौर पर जल प्रदूषण से मर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। और गंगा को अगर हम देखते हैं, जैसे हम सबसे बड़ी नदी जो उत्तर भारत में मानी जाती है गंगा, हम गंगा से शुरू करते हैं। मैं कई बार, मतलब पिछले 30 सालों से कई दफे गंगोत्री जा चुका हूं, और गोमुख भी। तो जो गोमुख 1983 में था या 85 में था, वो गोमुख या गंगोत्री आज नहीं दिखाई पड़ती। तब वहां ठंड भी थी, अब तो गर्मी में गर्मी लगने लगती है। कई बार जाड़े में भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। तो ये जो कहीं ना कहीं गंगा में लगातार प्रदूषण बढ़ा है, इसका असर है। जैसे वहां गंगा जो गंगोत्री, वहां पे जो आरती होती है, तो उसमें एक शंकराचार्य का जो गंगा स्रोत है, उसका एक श्लोक गाता है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौर्य विहारण विमले ममति रास्ताम तो पद कमले। ऐसा लगता है जैसे गंगा को साक्षात जीवित बिल्कुल नारी स्वरूप में पैदा कर दिया, और आज जिधर गंगा जाएंगे वही हमारा रास्ता हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कहाँ? हुआ ये है कि जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, आज तो गंगोत्री प्रदूषित है, क्या गोमुख भी प्रदूषित हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं, सबसे बड़ा शहर पड़ता है उत्तरकाशी, तो आप पाते हैं इतना कचरा है वहां पे कि उसके पानी को आचमन करना मुश्किल है। धीरे धीरे ऋषिकेश और उसके बाद गंगा की हालत लगातार खराब होती आती है। कानपुर में तो यह हाल है कि चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शीत हो, आप कभी भी गंगा का जल लेंगे तो आपको काला ही नजर आएगा। ये बाद में स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, इलाहाबाद से जब जमुना के धारा आके मिलती है। तो ये जो नदियों का शहरीकरण है, जिससे नदियों को बिल्कुल
कहना चाहिए काला कर दिया है, औद्योगिक कचरा नष्ट कर दिया है। आज दिल्ली में जमुना के जल को देखना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर हमें वाकई दोनों नदियों को बचाना है और उसके अलावा इसकी सहायक नदियों को बचाना है तो प्रदूषण खत्म करना होगा। आप कभी ये जो एक बड़ी मशहूर नदी है दिल्ली के पास यानी गाजियाबाद में जिसे हिंडन बोलते हैं, इसका नाम हरिनंदी नदी हुआ करता था और ये गंगा की जमुना की सहायक नदी है जो कहीं देवबंद के आसपास से निकलती है, जमुना में आके मिलती है। आज उस नदी लापता है, नदी के नाम पे एक नाला बह रहा है तो और उसके डूब क्षेत्र मकान बने हुए हैं। तो ये कब भयानक स्थिति हो जाएगी, कब्जा हो रहा, कब ये भयानक रूप ले लेगी कुछ पता नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियों में नदी जल प्रदूषण से मुक्त होना बहुत बड़ा दायित्व है। जी विमलेंदु जी, मैं गंगा की बात करता हूं। हम तो वैसे ओवरऑल जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, गंगा की बात करेंगे तो गंगोत्री जहां से निकलती है और जहां तक जाती है गंगा सागर के आगे जाती है बांग्लादेश तक है और रास्ते में तकरीबन 7 से 12 ऐसी इसकी जो सह नदियां हैं जहां से गंगा का जो पानी जाता है। जैसा कि शंभूनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हम गंगोत्री से निकलते हैं और जैसे ही हम हरिद्वार तक पहुंचते हैं तो बस काम शुरू। वो वहां गौला नदी हो चाहे हरिद्वार में दूसरी नदियां हो जो उसकी सहायक नदियां हैं, वहां पे अवैध खनन हो रहा है। तमाम तरीके से वहां से जो गंगा की दुर्गति शुरू होती है, 2510 किलोमीटर का जो लंबा सफर है बांग्लादेश तक, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, वहां तक लगातार गंगा की दुर्गति हो रही है। 24 करोड़ से ज्यादा जी जो लोग हैं वो गंगा के आसपास रहते हैं, गंगा नदी से वो प्रभावित हैं, लेकिन अब उनके प्रभाव से गंगा जो है खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गंगा का जो पानी है वो जहरीला प्रदूषित होता जा रहा है। हम नमामि गंगे की बात करते हैं, हजारों करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात। जी सही बात है, क्योंकि जब हम स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं या फिर स्वच्छ नदी की कल्पना करते हैं तो ये सिर्फ एक मैसेज ही सिर्फ नहीं है, एक सिर्फ बिलबोर्ड मात्र नहीं है। इसके लिए सारे की सारी जो सहायक स्थितियां हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद बाकी इश्यूज पे स्वच्छ नदी की कल्पना नहीं हो सकती है। जो आपने गंगा के बारे में बात की कि गंगा की जो स्वच्छता है वो निर्भर इसी पे करती है कि वो उसके आसपास के लोग और उसके आसपास का विकास किस प्रकार का होता है और या फिर हम उसमें विकास की किस तरह की परिकल्पना करते हैं। तो और वहीं पे कहीं ना कहीं हम खोट है कि हम किस तरह से नदियों को अपने देश में देखते हैं। नदियां सिर्फ जल प्रदान करने वाली एक मशीन्स हैं या फिर एक संस्कार, एक इकोलॉजी का एक हिस्सा है। और जो हमने देखा है कि पिछले 30-40 वर्षों में नदियों के ऊपर जो हमारी जो सोच है वो मुख्य तरह से पानी देने वाली एक वस्तु बन के रह गई है, ना कि एक नदी जो कि एक इकोलॉजिकल एक एसेट, एक नेचुरल हिस्ट्री माना जाता है। साथ ही जब हम गंगा की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार है, उसकी जो डूब क्षेत्र है उस जमीन के साथ हमारा क्या व्यवहार है, उस पे ही गंगा के हेल्थ का हेल्थ निर्भर करता है। और वही सेम स्थिति जो है वो नदी यमुना के साथ भी है कि हम यमुना कैसी चाहिए वो बहुत डिपेंड करता है कि हमें हिंडन कैसी चाहिए, हमें साहिबी कैसी चाहिए, हमें बाकी नदियां कैसी चाहिए, हमें उसके आसपास की खेती कैसी चाहिए, हमें अर्बनाइजेशन किस तरह की चाहिए। तो वो एक गहरी सोच, एक पूरी होलिस्टिक सोच जो है वो दोनों जगहों पे मिसिंग है, कि सरकार में भी मिसिंग है और हमारी अपनी नागरिक कल्पना में भी जो है नदी जो है वो विस्थापित हो रही है, नदी जो है कंप्लीटली जा रही है। बड़ी बात कह रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं मनोज मिश्रा जी। मुझे लगता है कि इसमें असहमति की कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई जो मुख्य नदी है उसकी जो सहयोगी नदियां हैं अगर हम उनको धीरे धीरे सफाई करेंगे तो मुख्य नदी तक हम सफाई करने का काम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। देखिए, नदी कभी अकेली कोई नदी नहीं होती है। कई सारी नदियां मिलकर एक नदी को बनाती हैं। तो ये जो विमलेंदु जी ने कहा कि हमको एक पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमको जो है पूरे बेसिन को देखना पड़ेगा और तभी हम किसी नदी को रेस्टोर कर सकते हैं या रिवाइव कर सकते हैं। जैसे कि गंगा को रेस्टोर करने की बात हो रही है, हम रिजुविनेशन, अभी जो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मात्र गंगा के रिजुविनेशन नहीं हो सकता जब तक यमुना का रिजुविनेशन नहीं होगा, गोमती का रिजुविनेशन नहीं होगा, जितनी भी सहायक नदियां गंगा की उनका नहीं होगा, तब तक आप नदियों को वापस नहीं ला सकते। नहीं तो लेकिन गंगा की बात कर रहे हैं हम तो 9 लाख किलोमीटर का जो बेसिन है इसका, आप 9,07,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो बेसिन है
आप अगर उसको पूरा साफ करते रह जाएंगे और उसी में लगे रह जाएंगे ईमानदारी से, तो काफी वक्त लग जाएगा। देखिए, तो फिर जो नमामि गंगे की बात हो रही कि हम 5 वर्ष में स्वच्छ कर देंगे, यानी कि ये दावे गलत हैं। देखिए, ये बात जो है ना तो समय की बात है और ना इस चीज की बात है कि हमने दावे सही किए या गलत किए। जो तथ्य है वो तथ्य है। नहीं, और तथ्य ये है, विशेषज्ञ के तौर पर मनोज भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूं। हाँ। कि अगर 5 वर्ष में हम इतने 9,07,000 किलोमीटर चौड़ा लंबा जो बेसिन है, उसको अगर हम स्वच्छ करने की बात करते हैं और उसके लिए हम 3 से 5 वर्ष का वक्त मुकर्रर करते हैं खुद के लिए, तो क्या ये कपोल कल्पना है या वाकई हम कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, अगर सब लग जाएं, सब स्टेट्स लग जाएं। ये अगर और लेकिन तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर बिना अगर के तो कुछ होता नहीं है। हाँ। देखिए, नदी जो बहती नहीं है वो नदी नहीं है। तो नदी को वापस लाने के लिए सबसे पहले हमको उसका पर्यावरणीय प्रवाह उसको सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। और पर्यावरणीय प्रवाह को अगर हम सुनिश्चित कर सकते हैं तो नदी को वापस लाने में कोई समय नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए। नहीं, और जो हमको कुछ जो पर्यावरणीय जो आप कह रहे हैं उसका जो स्वरूप है वो क्या है? वो ये है कि नदी के अंदर इतना पानी हमेशा रहना चाहिए। तो लेकिन पानी नहीं है ना। 100 मीटर, आप 100 फीट गहराई गंगा की है, 31 मीटर, लेकिन आज कई जगहों पे गंगा उथली है, स्टीमर फंसे जा रहे हैं वहां पर, डिसिल्टीकरण नहीं हो रहा उसका। इसीलिए जैसे विमलेंदु कह रहे थे कि हमने नदी को मात्र पानी देने वाली एक मशीन के रूप में देख लिया है। हाँ। तो अगर आप इसको पानी देने वाली मशीन के रूप में देखोगे, हाँ, तो फिर पानी सब जगह बहेगा नदी के अलावा। वही हो रहा है। अच्छी बात आप कह रहे हैं। तो हमको पर्यावरणीय प्रवाह को वापस लाने के लिए जितने भी स्ट्रांग मेजर्स हैं, टफ मेजर्स हैं, अगर आपको किसी बांध को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप नदी को वापस ला सकते हैं। विमल भाई, गंगोत्री से लेकर और बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश तक गंगा जो बह रही है, जमुना भी अपना जो अलग मार्ग बनाकर बह रही है। गंगा और जमुना देश की 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जहां पर जो हमारी निर्भरता है, इस देश की निर्भरता है जल स्रोतों की, वो सबसे ज्यादा है। और जो पुराने जमाने के जो हमारा सिस्टम था, जो राजा महाराजे हुआ करते थे या जो तमाम दूसरी सभ्यताएं होती थी, वो जल, पोखर, कुआं, बावड़ी, है ना, वाटर कंजर्वेशन की जो बात करती थी, पानी को जो एकत्रीकरण करने की बात करती थी, पानी का समुचित और सार्थक उपयोग करती थी। क्या आज हम लोग औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में इस कदर अंधानुकरण कर रहे हैं कि हम पानी की अपनी जरूरतों से विमुख हो रहे हैं? मैं शंभूनाथ जी की बात से शुरू करूंगा। हाँ। क्योंकि आपने बहुत समय से, जब से नई सरकार आई, पहले भी सरकारें करती रही, मगर जब से नई सरकार आई है, हाँ, तब से नमामि गंगा कहते हुए, हाँ, और देश की नदियों को, कि मुझे याद है उमा भारती जी ने गंगा मंथन जब आयोजित किया था, उन्होंने साफ कहा था, हाँ, जो गंगा का होगा अगले कुछ वर्षों में सभी नदियों का करेंगे। मुझे न तो गंगा का नजर आ रहा है और नर्मदा का भी नजर आ रहा है, हाँ, जिसमें हजारों लाखों लोग जो है वो बिना पुनर्वास के डूबने वाले हैं। हाँ। मैं कहना चाहूंगा, जो शंभूनाथ जी ने कहा कि उत्तर काशी में उन्होंने गंदगी देखी, वो गंदगी क्यों है? जय अभी मसला उठा है कि नदी को पर्यावरणीय प्रवाह रहने दीजिए। मनेरी वैली 1 है, मनेरी वैली 2 है, फिर टिहरी है, फिर उसके बाद कोटेश्वर है। तो नदी आपकी बची कहां? आप किस नदी की सफाई की बात कर रहे हैं? आप उस नदी की सफाई की बात कर रहे हैं जो नीचे मैदानों के अंदर में आती है। आप नदी की बात करते ही नहीं, सरकारी उसकी बात करती ही नहीं, और माफ कीजिएगा कोई मीडिया भी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि जो बांध बन रहे हैं ऊपर में, इतने बांधों से भयंकर ग्रसित है गंगा, यमुना, कावेरी, कोई सी भी नदी हो, तो अब उसका कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता। अगर प्लान कहने को होता है, मगर उसका कहीं पर पेड़ लगाने की बात नहीं होती। सिल्ट इतना आता है, 2013 के अंदर में हजारों लाखों टन सिल्ट निकल के आया, और उसके अंदर में रवि चोपड़ा कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनी, उसकी रिपोर्ट है कि 30% जो है वो इन बांधों की वजह से आया। तो मैं तो आपका ध्यान, मैं उत्तराखंड में गंगा पे काम करता हूं, मैं इसलिए उधर लाना चाहूंगा कि गंगा की गंदगी का मुख्य कारण है कि गंगा को और नदियों को आपने जगह जगह पर रोक दिया है और उनसे पानी पीने का निकाल लिया। यानी आप मेन आर्टरी में से आप खून तो अलग निकाले, तो फिर कहते शरीर कैसे बचेगा? उत्तराखंड में अकेले उत्तराखंड में छोटे बड़े 52 पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। नहीं साहब, मैं उससे आपकी जानकारी शायद कम होगी, उससे बड़ी जानकारी दे दूं। 56 परियोजनाएं सिर्फ गंगा घाटी में, 25-26 ये मैं कह रहा हूं, मैंने 52 का आप 56 कह रहे हैं, मैं दुरुस्त करता हूं अपने आप को। नहीं, वो सिर्फ गंगा घाटी की बात है। मैं गंगा घाटी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ गंगा घाटी की ही बात कह रहा हूं। मेरी जानकारी 52 थी, आप 56 कह रहे हैं। 56 मैं एक्सेप्ट करता हूं जी।
दूसरा ये भी है कि उसके अंदर में आप जो कह रहे हैं कि ये नदी के अंदर में आना, हमारी दरअसल पूरे विकास की योजना ही बहुत गलत है। वो शहरी केंद्रित है। अब ये मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि हमने आजादी के बाद से आज तक गांव पे ज्यादा ध्यान दिया, शहरों पे नहीं दिया। और नए प्रधानमंत्री जी भी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं जगह जगह, और होड़ लग रही है राज्यों में। स्मार्ट पानी कहां से आएगा? पहले नदियों के किनारे सभ्यताएं, संस्कृतियां विकसित होती थी। आज हम सभ्यताएं जहां बनाई जा रही हैं तथाकथित, नदियों को वहां पर लेकर के आ रहे हैं। आप नदी को पूरी तरीके से चैनलाइज करें, नहरों में डालें, और आप फिर नदी के किनारे रहने वाले बाशिंदों की बात नहीं करते। और टिहरी से लोग 500 मीटर दूर पे रहते हैं, उनको पानी नसीब नहीं है। और मैं दिल्ली के अंदर फ्लश में 7 लीटर पानी बहा देता हूँ, कार धोने के लिए पानी का उपयोग कर लेता हूँ। तो सच्चे सही पानी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि नदी गंदी हो रही है। तो नदी को यदि बचाना है, पानी को प्रदूषण से बचाना है, हमको सबसे पहले विकास की नीति के ऊपर में ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो हम जो एक ग्रेट यू टर्न नाम की किताब है, अब हमारे पास यू टर्न लेने के लिए जगह नहीं बच रही है, हमें कुदाली मार के पीछे आना पड़ेगा। मगर हम नदियों को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें विकास नियोजन की प्रक्रिया, जल के उपयोग, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। और पूरी नदियां जहां से आती हैं उनका जो मायका है, वहां पर वृक्षों का लगाव, वहां पर कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से होना, और वहां पे बांधों को जो स्वीकृतियां दी जाती हैं, उन पर्यावरण स्वीकृतियों को मानक सही तरह से मानने, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि नमामि गंगा में सब पैसा सफाई के नाम पे खाया जाने की बात आती है। अब पता नहीं कौन खा रहा नहीं खा रहा है, ये आप जाने, आप आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अभी जो सरकार कह रही है कि साहब बहुत काम होगा, गंगा एकदम अविरल बहेगी, गंगा निर्मल हो जाएगी। विमलेंदु जी, गंगा जमुना निर्मल होंगी, अविरल होंगी, तो मैं यहां पर सवाल इस मुहावरे के साथ उठा रहा हूं कि कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या हमको नदियों की साफ सफाई, नदियों की अविरलता, निर्मलता सुनिश्चित करने के साथ साथ अपने विकास के पैमानों को भी रीडिफाइन नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम विकास के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नुकसान कर रहे हैं खुद का, पर्यावरण का? इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो निर्धारित है कि ये है ही कि सारे के सारे चीज जो आप देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की एयर क्वालिटी हो, या फिर यमुना का वाटर क्वालिटी हो, या गंगा की स्थिति हो, या फिर सूखी हुई नदियां हो, या तड़पती हुई नदियां हो, इन सबों का जो असल में स्रोत है इन सारे कारणों का, वो हमारे अपने विकास की परिभाषा से रिलेटेड है कि हम किस तरह के विकास की कल्पना कर रहे हैं और किस तरह हम अंधे रूप से अपने स्वार्थ के पीछे जा रहे हैं, जिसके कारण हम ये नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक इकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। तो पब्लिक गुड को हम सिर्फ प्राइवेट गुड मान के चलते हैं कि हमारे नलके में पानी आना चाहिए और नलके का पानी काला नहीं दिखना चाहिए। अब नदी की स्थिति क्या है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो और मैं ये भी देखता हूं कि बहुत बार, जैसे कि आपका पिछला सवाल था कि जब हमारे मंत्रीगण, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के मंत्री हो पर्यावरण के, जल बोर्ड के, या फिर हम केंद्र में उमा भारती जी की बात कहते हैं, तो मैं तो बहुत बार कहता हूं कि जिस दिन वो यमुना का पानी पी लेंगी, जब कहते हैं कि मैं 3 साल के अंदर यमुना का पानी पीने लायक या नहाने लायक बना दूंगी, उन्होंने आरती भी करनी शुरू कर दी है वहां पे, तो मेरा तो ये कहना है कि मैं अपना पूरा का पूरा काम छोड़ करके कुछ और काम में लग जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया, 15 साल से हम लोग, मैं, विमल भाई, मनोज भाई, सब लोग लगे हुए हैं, इससे ज्यादा वक्त से लगे हैं। हम अगर उन्होंने ये पानी पी लिया तो हम ये मानेंगे कि हम सफल हो गए, लेकिन वो पी पाएंगे क्या, या फिर सिर्फ एक ये ढकोसला है, एक भाषणबाजी है कि हम 3 साल के अंदर यमुना का पानी पीने लायक बना देंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि अपने आप में लगता है कि ये सिर्फ एक भाषण है। अगर हमारे मंत्रीगण बहुत सीरियस हैं, ये कहते हैं कि हम यमुना के पानी को या गंगा के पानी को 3 साल के अंदर पीने लायक बना देंगे, जिस दिन अगर उन्होंने पी लिया तो उनकी सफलता और मेरा निश्चय इस सरकार और बाकी सरकारों में बढ़ जाएगा। लेकिन वो होने वाला नहीं है। वो जो आपने कहा, हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। बहुत सारी नदियों के साथ हुआ है। यही नदी साफ थी, साफ देयरफॉर हो सकती है और साफ रखी जा सकती है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि सरकार कैसे काम करती है और नागरिक कैसे काम करते हैं, और इन दोनों में तालमेल क्या होता है, कि सबसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सोल्यूशन क्यों ढूंढते हैं बहुत बार, वो भी बहुत बड़ी गलती है। और उसमें भी हम गड़बड़ी करते हैं कि सब कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाने से होगा क्या, कि हमारे नियम, हमारी नीति,
हमारी नियति जो है वो जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी नियति ठीक नहीं होगी तब तक नदियां ठीक नहीं हो सकती है, नदियों के ऊपर नीति ठीक नहीं हो सकती है और नदियों का नियम ठीक नहीं। शंभू जी, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर है कि हम लगातार पर्यावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर्यावरण की बात करते वक्त क्या हम विकास को निकालकर खूंटी पर टांग देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? भाई विकास भी जरूरी है ना। अगर बांध बन रहे हैं तो विकास हो रहा है ना। अगर सरदार सरोवर बांध बना है, मेधा पाटकर के तमाम विरोध के बावजूद आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ है ना। उनको आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, एक घंटे की चर्चा आराम से बात करेंगे, है ना, और इसके सारे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। सवाल यह है कि हम विकास का सही फॉर्मूला आखिरकार क्या माने शंभू जी? क्योंकि अगर हम शहरीकरण ना करें, अगर हम औद्योगिकीकरण ना करें, तो क्या हम देश को प्राचीन काल में लेकर जाना चाहते हैं कि सारे लोग झोपड़ी बनाकर रहने लगे पेड़ के नीचे? यह भी संभव नहीं है ना। तो हमको विकास और जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पब्लिक इकोलॉजी है, इसमें एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। वो पॉइंट क्या है कि विकास भी होता रहे? देखिए, विकास एक साथ साथ जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, लगातार सभ्यताएं विकास कर रही हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं विकास करती हैं, तो उनका औद्योगिक स्वरूप भी घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं होता कि औद्योगिक क्रांति अगर 19वीं 20वीं शताब्दी में हुई हो तभी हुई हो, उसके पहले कोई औद्योगिक क्रांति नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके पहले भी इंडस्ट्रीज रही हैं। आखिर इतने बड़े बड़े महल या इतना बड़ा जो बारीक काम होता था, कुछ ना कुछ होता रहा होगा इसके पहले भी, जो अब या तो लोग भूल गए या उसको याद नहीं दिलाना चाहते। लेकिन तब शायद प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते थे, उसके अनुरूप ही काम करते थे। और प्रकृति खुद अपने को एडजस्ट कर लेती है। जैसे भी मनोज भाई से बात हो रही थी कि नदियों में जैसे जैसे गाद बढ़ती आती है, सिल्ट बढ़ती आती है, नदियां कहीं ना कहीं उसके सहायक नदियां आके उसे पूरा कर देती हैं। जैसे जमुना में गाद दिल्ली से, जब जमुना देखिए, जमुना का एक स्वरूप डाक पत्थर में दिखाई पड़ता है, ताजेवाला में दिखाई पड़ता है, उसके बाद दिल्ली में आते आते खासतौर वजीराबाद से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जमुना एक नाले में तब्दील होती है, क्योंकि इतना ज्यादा शहरीकरण का कचरा, मिट्टी, गंदे नाले मिलते हैं इसमें। लेकिन कैसे जमुना का पानी बढ़ता जाता है, थोड़ा सा आप और बढ़िए, मथुरा में भी आपको ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आगरा के आगे बढ़ते फिरोजाबाद जैसे आप क्रॉस करते हैं, इटावा से जमुना का पानी निर्मल होने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलने लगती हैं। और जो इटावा में बीहड़ है, उन बीहड़ में ऊपर से पानी आता है, जो बड़े ढाल वाले होते हैं, वो पानी मिलता है, वहां वेग रहता है पानी में। इटावा के आगे औरैया के पास एक जगह है पचनदा, पचनदा में आके एकदम से 5 नदियां मिलती हैं, तो जितनी सिल्ट होती है सबके सब बह जाती है। वो पचनदा में 5 नदियां जो बहती हैं, वो क्वारी, पहुंच, चंबल और सिंध है, सब जमुना मिलती हैं। तो आप पाएंगे कि वहां पचनदा से जो निर्मल पानी शुरू होता है जमुना का, वो जाके इलाहाबाद तक जाता है और सीधे गंगा को भी स्वच्छ करता है। अच्छा, और यही पानी तो केन, बेतवा और यहाँ बीच में और बेतवा नदी आके उसको मिलती है, आपके इसमें मोदहा में, हमीरपुर के पास, सुबेरपुर में, और आगे बांदा की तरफ जाएंगे तो आपको केन मिल जाएगी, नदियां मिलने लगती हैं। तो वो इलाहाबाद में जब जाती है स्वच्छ पानी होता है। इसी कारण गंगा में अपार कहना चाहिए बहुत सारा जो जमुना का पानी वो आके मिल जाता है, और पानी से गाद मिट्टी साफ हो जाती है। ठीक है। लेकिन अब शहरीकरण क्या करता है और औद्योगिकरण क्या करता है? जैसे कानपुर में जाजमऊ का जितना कचरा है, टेनरीज खासतौर पर जाजमऊ में है, वो टेनरीज का पानी, उन्हें क्या हम स्वच्छ नहीं कर सकते थे? क्या उनमें ऐसे प्लांट नहीं लगाए जाते, ट्रीटमेंट प्लांट, कि उसके बाद पानी जाए? आखिर दुनिया के सारे विकसित देशों में ये परंपरा चली आ रही है कि ट्रीटमेंट प्लांट के लगाने के बाद ही पानी। तो भाई नियम तो हमारे यहाँ भी है ना शंभू बाबू, नहीं तो क्यों नहीं फॉलो नहीं हो रहा है ना? फॉलो नहीं, इंस्पेक्टर राज है, जो बाबूगिरी है, हम पैसा लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं, उनको परमिशन दे देते हैं। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनी जाएगी ना। अगर इंस्पेक्टर राज है, कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कानून नियम बनाने पड़ेंगे। कानून और नियम तो है, इंप्लीमेंटेशन सख्त करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो इंस्पेक्टर राज है, जो बीच की आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। बाबूगिरी है, आप पैसे लेकर जो है आप आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, सरकार भी जो लगातार शहरीकरण के नाले गिर रहा है, आखिर नाले गिरते हैं या कानपुर में अकेले टेनरीज नहीं है, कानपुर बहुत सारी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी हैं, उनका भी पानी गिरता है। तो उनका पानी गिरने के लिए क्या सरकार, वो तो सरकारी वो है ना, सरकारी क्षेत्र की है, तो क्या सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे? किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं। आखिर वो भी अपना पानी बाहर है, तो सरकार भी मान रही है कि नदी में अपार पानी है, हमारा थोड़ा बहुत मलबा बह जाने दो। तो ये जो परंपरा चली आ रही है कि मलबा बह जाने दो, इसके कारण आपका जो विकास की रणनीति है वो उल्टी बन रही है। अच्छा, कानपुर की बात आप कर रहे हैं, जरा कानपुर की एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जल्दी से, कि आखिरकार कानपुर में जो गंगा है वो किन किन तरीकों से और कितनी ज्यादा मैली है, फिर आपकी बात को और आगे बढ़ाएंगे। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा सफाई का खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन हकीकत देखनी हो तो कानपुर आकर देखिए। यहां अभी भी इस शहर के सीवर का गंदा पानी और उद्योगों का कचरा
सीधे गंगा में गिर रहा है। यही नहीं, आज भी गंगा किनारे कचरा यूं ही फेंका जा रहा है। पब्लिक हम आके खुद डालती है यहाँ पे कूड़ा है और जगह जगह यहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। ये सब देख के हम लोगों को अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। सरकार थोड़ी ना वहाँ देखने आएगी हम लोगों को, हम लोग गंदगी कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं। जब हम लोग अपने आप में सफाई रखेंगे तो सब सफाई होगी। प्रशासन तो बहुत कोशिश करता है कि गंगा स्वच्छ रहे, साफ रहे और बढ़िया रहे, मगर हम ही लोग जो है इनको गंदा करने में लगे हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पॉलिथीन बैन की घोषणा की है। प्रशासन का मानना है कि इससे प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। अभियान को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि गंगा की वजह से और वैसे भी कानपुर क्योंकि पॉल्यूटेड शहरों में से है, उसको उस धब्बे को धोने के लिए आवश्यक है, तो हम पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से कार्य करेंगे। कानपुर में करीब 26,000 छोटे बड़े उद्योगों का कचरा सीधे गंगा में गिर रहा है। कानपुर जिले का 90 किलोमीटर का इलाका गंगा किनारे बसा है, जहां 26 बड़े नालों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 650 MLD गंदा पानी सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है। कानपुर में 105 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाजबाऊ में लगा है, जो पूरी क्षमता से चल नहीं पाता। 2 और जगहों पर अलग अलग 350 MLD और 250 MLD ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम पैसे की कमी के चलते लटका हुआ है। सुमित अवस्थी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, कानपुर के हालात हमने आपको दिखाए हैं। अब जल्दी से हरिद्वार में गंगा माँ जो है, गंगा जल गंगा माँ का वो कितना प्रदूषित हम कर रहे हैं, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम फिर चर्चा को और आगे लेके जाएंगे। जी, विमल भाई, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे और मैंने हरिद्वार की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार मतलब विकास जो हम लगातार बात कह रहे हैं, विकास की बात करते हैं तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की बात लगातार जहन में आती है। अगर हम बांध नहीं बनाएंगे, अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे, अगर हम पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बिजली कहां से आएगी? बिजली नहीं आएगी तो फिर विकास नहीं होएगा। फिर हम चलाएंगे विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। तो मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, एक जिज्ञासा है कि आखिरकार हम इसमें समन्वय कैसे लेकर जाएं? नहीं, मैं समन्वय के साथ में आपने बहुत सारे आंकड़े दिए, मैं भी छोटे मोटे आंकड़े आपको दे दूं। देश में 5-5.5 हजार से ज्यादा बांध बन चुके हैं। हाँ। हमारी लड़ाई या मेधा पाट, पहले तो मैं कहना चाहूंगा मेधा पाटकर ने विरोध नहीं किया बांध का। हाँ। नर्मदा के लोगों के साथ विरोध किया है। हाँ। और वहां के क्षेत्र के आसपास का विकास को इसमें पूरी तरह असहमत हूं। हाँ। क्योंकि आसपास के लोग डूबे हैं। 2.5 लाख लोग, एक पूरा बड़ा शहर डूबने की कगार पे है, जिसको मोदी जी ने आते ही 17 जून को पहला आदेश दिया, बिना उमा भारती जी के मंत्रालय से पूछे हुए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया। हाँ। और उसके बाद शुरू से अब तक हाँ। हमारी लड़ाई सिर्फ एक है। हाँ। हम उत्तराखंड में टेहरी के मुद्दे पे भी लड़े, दूसरे बांधों पर भी। हाँ। हाँ। हम कह रहे सरकार ने जो पर्यावरण स्वीकृति दी है, ये जो पर्यावरण मंत्रालय जिसका नाम और बड़ा कर दिया जावड़ेकर जी ने, वो अपनी स्वीकृति का पालन अक्षरशः करवा दे। ऊर्जा मंत्रालय जो अपनी पॉलिसी रखता है लोगों के पुनर्वास वगैरह के लिए, लोगों की स्थापना के लिए, उसको पूरा अक्षर पूरा करवा दे। हम कोई बांध विरोध का आंदोलन नहीं करेंगे। बांध विरोध का आंदोलन हमारे सिर में सींग नहीं है। हाँ। और हम पे जो आरोप लगता है विदेशी पैसा या पुरस्कार, अरे भाई बांध किसने रोके हैं? बांध विमल भाई ने या मनोज भाई ने, किसी ने, मेधा पाटकर ने नहीं रोके। हम उन्हीं अदालतों में गए जो इस सरकार के द्वारा बनती हैं। हम उन्हीं सरकारों, उन्हीं फोरम्स पे गए हैं, उसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 10 साल बाद भी टेहरी बांध में पानी पूरा भरने की इजाजत नहीं दी है। तो ये हमारे कुकर्म नहीं है, ये हमारे वो कर्म है जिनके द्वारा हमने सत्य को लोगों के, सरकार के और कोर्ट के सामने रखा और माननीय न्यायाधीशों ने निर्णय दिया। हम कहते हैं कि सरकार अपने आदेशों का पालन खुद क्यों नहीं करती? क्यों पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण के हित में ना खड़ा होकर के ऑनलाइन स्वीकृतियां देने का जावड़ेकर जी का निर्णय, जो कि नदियों की हत्या से बड़ा है। अगर हम कोर्ट में जाते हैं, आपने कहा कि नदी को ऊपर से पूरा, हम विकास के विरोधी नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देश का विकास हो रहा है। देश के अंदर में ज्यादा, जो 70% से ज्यादा बिजली है वो बनती है कोयले से। और हम कहने की विकास को आप बिजली से क्यों माप रहे हैं? ऊर्जा का मतलब बिजली नहीं है। उत्तराखंड के अंदर में पहाड़ी क्षेत्रों में आप नीचे से 150, 200, बल्कि 2-2 किलोमीटर तक तार ऊपर ले जाते हैं। आप वहीं पर क्यों नहीं बिजली पैदा करते? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि बिजली की खपत कितनी है और किसके लिए है? यानी नर्मदा का एक आदिवासी ने गीत लिखा, देशभक्त लोक तुमचा त्याग हमसे काय मांगता।
देशभक्त लोग तो आप हैं और त्याग हमसे करवाते हैं। हमने अभी उत्तराखंड में मुहिम चालू की है और कहना शुरू किया है, जिसको बांध चाहिए वो पुनर्वास के लिए अपनी जमीन अपना पैसा दे दे और हमारा जो भी विस्थापितों का जो हो रहा है उतना पैसा वो ले ले। एक भी मंत्री, एक भी एमएलए, एक भी एमपी, एक भी विकास का संरक्षक जो होता है वो उत्तराखंड में 2013 में बांधों की त्रासदी के बाद लोगों का आंसू पोछे नहीं गया। श्रीनगर शहर का बड़ा हिस्सा श्रीनगर बांध की वजह से डूब गया। आज श्रीनगर बांध से प्रभावित लोग जो नीचे के हैं शहर के लोग वो गंदा पानी पी रहे हैं। हम इन प्रश्नों से क्यों? और अभी 18 तारीख को इसी महीने के टिहरी बांध से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण से गोपाल मणि जी की सभा चल रही थी, वो भी नदी के बीच में करने की क्या आवश्यकता है, उस पर भी पाबंदी तो होनी चाहिए। मगर पानी अचानक से बढ़ा, 300 लोगों को पुलिस ने, जल पुलिस ने मुश्किल से निकाल के बचाया। हम इन पर क्यों नहीं प्रश्न करते? गंगा को ही बांध लिया तो फिर गंगा ना तो अविरल रहने वाली है और ना गंगा निर्मल रहने वाली है। ये नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1990 के अंदर भेज दिया था, हमने साथ में नारा खड़ा किया था। नारे को तो जरूर मंत्रालयों ने लिया है, मगर उमा भारती जी से प्रश्न हमारा है कि वो आज बांधों का विरोध है उनका, बड़े बांधों का, और बांधों की पर्यावरण स्वीकृतियों पे पालन पूरा हो, इस बात को कर दें जरा। मनोज जी, पूरी दुनिया 2/3 से ज्यादा यहाँ पर पानी है ना, 1/4 जमीन है, कमोवेश भारत में भी यही हाल है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार जो पूरी दुनिया में जो 3% जल है केवल पीने योग्य है, और जो बाकी जो जल है उसका ना हम शहरीकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं ना औद्योगिकीकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार ये जो 3% है जो पानी, इस 3% को हम कैसे बढ़ाएं, या जो 3% इसको हम कैसे बचाएं, और स्वच्छ जल के जो स्रोत हैं हम वाकई उसको स्वच्छता से ही इस्तेमाल करें, सकारात्मकता से इस्तेमाल करें। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपने एक बार पहले एक बात उठाई थी विकास की, और आपने ये कहा था कि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे, बैलेंस हो, संतुलन हो, दोनों चीजें कैसे हो। हाँ, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं, हमारा ड्रीम क्या है, कैसे भारत चाहते हैं हम। क्या हम एक स्वस्थ भारत चाहते हैं, क्या हम एक स्वच्छ भारत चाहते हैं, या हम एक विकसित और बीमार भारत चाहते हैं? और वो जो विकसित है वो देखिए, अभी जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, पेरिस में जो ये मीटिंग हुई, ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए भारत को अगर वाकई अपने स्वरूप में विकसित होना है तो इसको अपने विकास की परिभाषा निकालनी पड़ेगी। हमको किसी दूसरे देश की या दूसरे उसकी परिभाषा पे नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पर किस प्रकार से हम उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी दिक्कत है। हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक नारा दिया, 0 डिफेक्ट और 0 इफेक्ट। 0 डिफेक्ट के बारे में तो हमने बातें कर ली, स्किल्ड इंडिया एंड व्हाट नॉट। 0 इफेक्ट के बारे में हमने कुछ नहीं किया। 0 इफेक्ट का मतलब कि आपका जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप पहले मेड इन इंडिया तो देखिए। हमारे दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर में एक मल्टीनेशनल बीवरेज कंपनी है, उनको यूपी गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई है। उनके अभी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम वहां गई और उस टीम ने वहां पाया कि उनके 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। उनके 2 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में से सिर्फ एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है, दूसरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका मेड इन इंडिया ही, जो स्थिति आप यहां दिखा रहे हैं, हमने एक स्टडी कराया था, इस देश के 50 बड़े शहर जहां की नदियां हैं, उन 50 बड़े शहर की नदियों की स्थिति क्या है। हमने सोचा शायद किसी एक शहर में ऐसा होगा कि आप उस नदी में नहा भी सको। एक भी शहर ऐसा नहीं है इस देश में जिसकी नदी में आप नहा भी सके। पीने की तो बहुत दूर त्वचा रोग हो सकते हैं, बिल्कुल दुनिया भर के रोग आपको हो सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, कोई कमी नहीं है, पर प्लानिंग नहीं है। विकास के मॉडल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो सबसे झा साहब, प्लानिंग हमारे पास नहीं है, नीयत हमारी गड़बड़ है,
अब जब प्लानिंग नहीं है, नियत भी गड़बड़ है, तो फिर डेस्टिनी कैसे सही होगी, फिर मंजिल हमारी कैसे सही होगी? सवाल तो ये है ना। और अगर हम विकास के चीन के मॉडल को अपनाना चाहते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग बार बार ये देखते हैं कि साहब हमारा पड़ोसी चीन है, चीन बहुत आगे चला गया है, इतने कम वर्षों में उसने इतना विकास कर लिया है, तो हम लगातार अपने आप को चीन के मुकाबले बड़ा बनाने की कोशिशों में मौखिक तौर पर, शाब्दिक तौर पर लगातार लगे रहते हैं। लेकिन चीन में अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा मैं देख रहा हूं विकिपीडिया पे, उसमें यह है कि साहब चीन में शहरों का 90% जो जल है वो प्रदूषित होता है। वर्ष 2007 में एक जानकारी के मुताबिक चीन में तकरीबन 90 लाख से ज्यादा लोग वो सुरक्षित पेयजल की पहुंच से दूर हैं। ये देखिए, ये एक नया आंकड़ा आया है साहब। तो क्या ये विकास के और लगातार डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं? ये बहुत सही बात आपने कही कि और एक बात और जो कि मनोज भाई ने और विमल भाई ने भी अभी कही, और उसके अनुसार हमें जानना बहुत आवश्यक है कि इस पूरे के पूरे विकास के मुहिम में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खामियाजा किसको भरना पड़ता है? आपको और हमको भरना पड़ता है क्या? हमें और मुझे और आपको तो भरना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके जिसको इफेक्ट देना पड़ता है, जिसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या कॉस्ट देना पड़ता है इस पूरे विकास का, वो गरीब से गरीब इंसान है। एट द एंड ऑफ द डे हम और आप बहुत बार विस्थापित नहीं होते हैं। हम और आप जो है डायरेक्टली यमुना का पानी नहीं पीते हैं। हम और आप जो है या फिर अगर जरूरत होती तो हम एक वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं या फिर हम शहर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पूरी की पूरी विकास की कल्पना में या विकसित देश की कल्पना में सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भर रहा है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट अगर किसी का है, तो वो गरीब से गरीब का है। ये सरकार या फिर जिस तरह की हम नीतियों के बारे में बात करते हैं कि हम चाहे वो मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो या फिर एक सुपर पावर की कल्पना हो, उसमें हम सिर्फ एलीट और मिडिल क्लास के बारे में सोचते हैं, ना कि हम उस लास्ट व्यक्ति जो कि शायद एक भागलपुर के गांव में कोई एक किसान होगा, उसके बारे में हमारी कल्पना नहीं रहती है। हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली चाहिए, ना कि देश को, ना कि उस गरीब को, क्योंकि हमारी बिजली की कल्पना में वो गरीब नहीं है। उस गरीब की जमीन है, उस गरीब के जीने का अधिकार है, लेकिन उस गरीब के लिए बिजली की कल्पना हमारे इस विकास की परिभाषा में नहीं है। अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जब नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह के मॉडल पे बात करें। तो जरूरी देखिए, विकास आवश्यक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एक तरफ हम पेरिस में जाके पोस्चरिंग करते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और यहां पे जैसे मनोज भाई ने कहा कि आपके दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन के अंदर ही इतने सारे प्रदूषण करने वाले तंत्र और यंत्र हैं, उनके बारे में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या विचार है। तो हम हर दिन जाकर के हम औद्योगिकरण के बारे में चर्चा करते हैं और फिर पेरिस में जाकर के हम नोबेल प्राइज पुरस्कार देने के लिए या फिर बाकी कुछ जो भी कारण रहा हो, हम पोस्चरिंग करते हैं कि हम कुछ करेंगे। तो जब तक तालमेल एक लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल के पॉलिटिक्स में नहीं होगा, जब तक विकास की परिभाषा एक सब की नहीं होगी, मेरी, एक एलीट की और एक गरीब उस किसान या फिर लैंडलेस लेबरर की विकास की परिभाषा जब तक एक नहीं होगी, तब तक विकास जो है सुदृढ़ नहीं होगा। तब तक हमारी नदियां, हम अपनी नदी गंदी कर करके हम मथुरा वासियों को पिलाएंगे, हम अपनी नदी, अपनी हवा गंदी करके हम गुड़गांव में या फिर नीचे तबके के लोगों को हम इधर उधर उनको देंगे। तो हमें ये पूरा का पूरा डिबेट इक्विटी और जस्टिस का भी है, न्याय के बारे में बात है कि हम जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर पाए उस विकास को, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोई विकास नहीं, और तुम्हें तो विकास का अधिकार ही नहीं है, तुम तो गरीब हो। और वो जो है आप रामराज की परिकल्पना की बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर हर चीज के लिए सबके लिए एक जैसे नियम बने, सबके लिए एक ही जैसे संसाधनों की बात हो, तब तक तो फिर हम राम राज्य की पानी में या रहीम राज्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम अगर हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ उद्योगपति और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और सिर्फ अमीरों के लिए सरकार नहीं बनी है। असल में सरकार जो है, वेलफेयर स्टेट जो है, वो गरीबों के लिए भी बनी है, या फिर शायद गरीबों के लिए ज्यादा बनी है, क्योंकि मेरी और आपकी डिपेंडेंस स्टेट के इश्यूज पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन गरीब की जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंस है वो ज्यादा होती जा रही है। आपको और हमें शायद सरकारी अस्पताल की आवश्यकता नहीं होगी, हमें और आपको शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, हम और आप जो हैं वो मिनरल वाटर पी लेंगे, लेकिन वो जो गरीब है उसको अभी भी उस अस्पताल की आवश्यकता है, उस गवर्नमेंट स्कूल की आवश्यकता है, उस सड़क की आवश्यकता है,
उस बिजली की आवश्यकता है। तो राम राज्य का मतलब सिर्फ एक राम मंदिर या फिर सबका विकास एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना। क्योंकि एक बात और, हम ये जो कह रहे हैं, हम ये भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीने का अधिकार ना लें विकास के अधिकार के कारण। आप कुछ लोगों के विकास के अधिकार के कारण या उनके राइट टू ग्रो के कारण कितने हजारों लोग हैं जिनके राइट टू लाइफ को आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक बात है। मैं बात करूंगा मेरे ऊपर जो वायु प्रदूषण का यहाँ पर ये जो सवाल है, सवाल बड़ा मौजूद है जो सो रहा क्या है, हम अपनी जान की कीमत पर विकास करना चाहते हैं या विकास को होते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि जो आम आदमी है वो विकास से तो महरूम है ना। लड़ाई तो इसी बात की है। विमलेन ने जो सवाल उठाया है कि जो दूर है, जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, जिसकी सरकार पर निर्भरता ज्यादा है, उसको इस विकास का लाभ क्या मिल रहा है? बिल्कुल यही विमलेन को, तो वाकई उसको क्या विकास का लाभ? उसको तो पानी मिल नहीं रहा। नहीं, और महात्मा गांधी भी लगातार कहते रहे, उन्होंने अपने गांधी वांग्मय में बात कही है एडिशन 11 में कि जब तक समाज की आखिरी इकाई यानी गांव में रहने वाला वो ननकू मोची या वो आखिरी आदमी जो नहीं, जो गरीब है, जो जैसे तैसे दिन में 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल से इकट्ठी कर पाता है, विकास का लाभ मिला नहीं। मिला, अगर मिलेगा तो माना जाएगा कि समावेशी विकास हो रहा है। विकास का लाभ तो शहरी मध्य वर्ग उठा ले गया। तो जो दुष्यंत की कुछ लाइनें हैं ना कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं सब नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो पानी तो भाई बहुत अच्छी बात, उस शहरी मध्य वर्ग के लिए रुका हुआ है, वहां तक उसको बेचारे को पानी मिलता नहीं है। लेकिन जब तक सहायक नदियां हुआ करती थी नदियों की, तब तक उनको भी पानी मिलता था। आखिर ये हिंडन नदी का पानी भी लोगों को पीने के काम आता था, है ना, एक पूरे इलाके की सिंचाई काम आता था। अब न सिंचाई को पानी है, न पीने को पानी है, तो विकास का फायदा किसको मिला? वो तबका। नहीं तो पानी गया कहाँ? पानी गया उस शहरी विकास के चक्कर में। पानी जो शहरी विकास, औद्योगिक कचरा पड़ा, शहरीकरण हुआ, जिसके कारण अभी आपने बताया कि चीन में 90% नदियां जल प्रदूषित हो गई हैं। एक आंकड़ा और है मेरे पास कि 2070 तक चीन की जो 2017 2 साल बाद तक जो चीन की 7 बड़ी नदियां, प्रमुख नदियां हैं, वो पूर्णतः जहरीली हो जाएंगी भाई। यानी कि अगर आप उसमें नहाएंगे तो त्वचा रोग हो जाएगा, पिएंगे तो 50 तरह के जल जनित रोग हो जाएंगे। ये विकास और शहरी आपाधापी का ही नुकसान है कि जिस झेलम में कभी बाढ़ नहीं आती थी, उस झेलम में ऐसी तबाही आ गई कि पूरा कश्मीर ध्वस्त हो गया। और केरल की बात करें जहां मानसून सबसे पहले आता था, वहां सूखा पड़ रहा। और चेन्नई इस बार बिल्कुल खत्म हो गया। चेन्नई में इसके पहले कभी बाढ़ नहीं आई, चेन्नई खत्म हो गई, जहां बकिंगम नहर जैसी। परसों मुझे कोई कह रहा था कि बंबई में जो तापमान है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सब हद हो गई है। तो यही विकास का जो वो है कहने से असंतुलित विकास है, इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और ये खामियाजा अगर हम अपने नदी जल को या अपने जल को स्वच्छ नहीं कर पाए तो ये खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। आज ना तो हमारे पास नदी जल है और ना ग्राउंड लेवल का वाटर। नहीं मनोज भाई, तो आखिरकार हम ये खामियाजा उठाने से खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि अब हम इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं ना। देखिए ऐसा है, क्योंकि अगर हम अपने उसको नदियों तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं बार बार बांधों की और हाइड्रो पावर की। आप थोड़ा सा एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक्स देखिए। इस देश में हाइड्रो पावर का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को, वो 15% से भी कम है। आज हाइड्रो पावर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी या डैम्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो क्या बंदरबाट के नाम पर जमीनें अलॉट हो रही हैं? ये टेक्नोलॉजी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या हाइड्रो पावर अब बंदरबाट का हिस्सा रह गया है? बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही देश है जो 1 लाख मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने का दावा करता है। अगर आप 1 लाख मेगावाट सोलर से प्रोड्यूस करने का एम रख रहे हो, तो आप फिर 150 मेगावाट, 60 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट के लिए नदियों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? जी। जब आपके पास ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो चुका है कि विंड पावर से और सोलर पावर से आपकी वाटर, आपकी पावर नीड सब मीट हो सकती हैं। जी। आज उसके रेट्स इतने गिर चुके हैं, तो फिर आप नदियों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? 12 रुपया 13 रुपया यूनिट तो मिल ही रहा है सोलर एनर्जी, सोलर। जी। तो अब एक हमको जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है पैराडाइम शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट का समय आ गया है। दिस स्टेट मस्ट डिसाइड, हमको अब डिसाइड करना चाहिए, नो मोर डैम्स ऑफ एनी काइंड
ऑन एनी रिवर्स। और कुछ डैम्स देखिए, वही अमेरिका है जो डैम बनाने में सबसे आगे था जी। आज वो 1500 डैम अपने तोड़ चुका। यस। हमारे देश में एक भी डैम हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम अपने इस डैम को, ये गलत डैम बना, इसको हम नीचे, मुल्ला पेरियार 1895 में बना, आज उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसको भी हम रिप्लेस करने या तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विमल भाई, तो वी हैव टू हैव टेक सम रियली हार्ड डिसीजंस। ठीक है, क्या हार्ड डिसीजंस लेने के लिए विमल भाई हम तैयार हैं? सिस्टम हमारा तैयार है, अलाउ करेगा हमको? हम सॉफ्ट डिसीजन तक नहीं लेते हैं। ये हमारी सरकार ने, देखिए एक उदाहरण आपको देते हैं। अभी एक केस श्रीनगर बांध के ऊपर में ही रहा, अनुज जोशी वाला, जिसमें डॉक्टर भरत झुनझुनवाला उस केस को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में उदाहरण देता हूं, उसमें पूरी चीज स्पष्ट आ जाएगी। 2013 की आपदा के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था कि पर्यावरण स्वीकृति का पालन नहीं हो रहा, इसलिए बांध का काम रोकना चाहिए, स्वीकृति वापस लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं रोका और स्वीकृति को कंटिन्यू किया, मगर सुओ मोटो लेते हुए ये कहा कि उत्तराखंड में किसी बांध के ऊपर में कोई स्वीकृति नहीं देनी होगी जब तक कि ये चीजें ना हो जाएं। अब वो ये चीजें क्या हो पाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन बांधों के बारे में जिन बांधों की वजह से तबाही हुई, नॉट इवन अ सिंगल डैम, एक भी बांध नहीं बचा। गंगा ने, दूसरी नदी ने हर बांध को नकारा, तोड़ दिए, टूट गए बुरी तरह बांध, वो बांध फिर बन रहे हैं। उन बांधों को इंश्योरेंस कंपनी से खूब पैसा मिला। हमारे मुख्यमंत्री एक थे बहुगुणा जी, वो जाकर के लोगों को कहते कि आपने ईश्वर का नाम जपना चाहिए था जब आपदा आई, तो लोग तो ईश्वर का नाम तब जप रहे थे, आज जप रहे, ना उनका मुआवजा हो पाया। विष्णु प्रयाग बांध जेपी कंपनी का बांध टूटा, 7 गांव में बर्बादी आई। मैं कहना चाहूंगा कैटेगोरिकली, जो पूरा पुल था जिसकी वजह से जोशी मठ के ऊपर में, जिसकी वजह से आपके बद्रीनाथ जी का रास्ता था, वो पुल टूटा, बद्रीनाथ के 5000 लोग वहां पे अटक गए, हेमकुंड साहब के हजारों लोग अटक गए क्योंकि वो पुल टूट गए। आपने उस बांध के ऊपर एक बात नहीं की। हमारा तो पर्यावरण मंत्रालय भी उसी के साथ खड़ा हुआ है, बांध कंपनी के साथ में। हमने कहा कि भाई गलत हुआ है, जाकर के देखिए, कंपनी गई, कंपनी, मैं कंपनी ही कहूंगा जो पर्यावरणविद वगैरह गए सरकारी, और वो हमसे बात करते हुए हमसे ये कहते हैं कि भाई देखिए बांध तो बनने चाहिए। जब हम बांधों की चर्चा शुरू करते तो वो कहते हैं हमारे उसमें ये नहीं आता, हम तो सिर्फ बांध के असर और उसके ऊपर में बात कर रहे हैं। तो जब पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जिसकी रिपोर्ट, जिसकी 2008 की और उसके पहले की एक पॉलिसी है, मैं दूसरी बात भी जोड़ देता हूं, जो कहती है कि 12% राज्य को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हमने जरा खंडोल निकाली, 12% क्यों मिले? वो 12% स्थानीय लोगों के पर्यावरण और विकास की और पुनर्वास की समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए। वो पैसा कहां गया? 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में जाना चाहिए। 2008 के अंदर में शिंदे जी ने घोषणा की थी टेहरी बांध की समस्या को लेते हुए, वो पैसा कहां गया? हमने RTI डाले, कोई जवाब नहीं है। हमने एक आंकड़ा निकाला, विष्णु प्रयाग बांध जो टूटा बना फिर भी 2014-2015 में लगभग 1% भी, 7 करोड़ रुपया, 4 रुपए के हिसाब से अगर बिजली लगाएं तो 7 करोड़ से ज्यादा पैसा होता है। पैसा कहां गया? आज तक अगर देखें तो लगभग 50 करोड़ पैसा, 50 करोड़ रुपए वो सिर्फ 1% से लोगों को मिलने चाहिए। तो इन बांधों से जो आप कह रहे हैं विकास होगा, मैं कहता हूं कि क्षेत्रीय लोगों तक तो विकास पहुंचता नहीं, ना पानी पहुंचता, ना कोई साधन पहुंचते, और फिर हम दिल्ली के अंदर में या वो ग्रिड में बिजली चाहिए ऐसी बात कर लेते हैं। ये बातें पूरी तरीके से निराधार हैं, और ये बातें सिर्फ चंद लोगों के, आज चाट बेचने वाला भी बांध बनाने की बात करता है, रिलायंस कंपनी बांध बनाने की बात करती है, जिनका कोई अनुभव नहीं है। मुझे पता चला कि पंजाब के कई ऐसे लोग हैं जो शराब बेचा करते थे, अब उन्होंने उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। देखिए, उसको सबमिट कर दिया, दाम बढ़ गए उसके। पूरा का पूरा जो है आंध्र प्रदेश का रेड्डी समुदाय, मैं उस समुदाय का सम्मान करते हुए भी कहूंगा कि उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर में छोटी छोटी बांध परियोजना उनके हाथ में चली आई। बिल्कुल। उत्तराखंड जल विद्युत निगम भी मीटिंग आयोजित करता है और कहता है कि हाउ टू फाइट विद एनवायरमेंटलिस्ट, कैसे आप अंतर दें। तो जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी, जल का नियोजन सही नहीं आप कर पाएंगे, तब तक कैसे? अब चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, हम सार्थक बात करेंगे, अब सकारात्मक बात करेंगे। अभी तक हमने जल प्रदूषण कहां लेकर जा रहा है, कितना नुकसान कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमने बात की, प्रॉब्लम बताई। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। झा साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। हमारे पास 2-2 मिनट है आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि हम फिंगर टिप्स पर और बहुत साफ गोई के साथ, सकारात्मकता के साथ हम ये बात करें कि आखिरकार अब हल क्या है, यहां से हम कैसे चीजों को सुधार सकते हैं। जी झा साहब।
सबसे पहले तो हमें जो है एक गवर्नेंस का इश्यू है और हमें इसके लिए हेल्दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स तैयार करना बहुत ही आवश्यक है कि सरकार जो है चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बाकी राज्यों की सरकार हो, इस पूरे के पूरे पर्यावरण के इश्यूज को, नदियों के स्वास्थ्य के इश्यूज को जब तक हम गवर्नेंस के साथ लिंक नहीं करेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। साथ ही साथ पॉजिटिवली सोल्यूशन इसका यह भी है कि लोग अपनी चाहत या फिर अपने एस्पिरेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं नदियों के स्वास्थ्य के साथ, या पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में, उसको भी कनेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है कि नदियों को हम कैसे बहने दें। वो अगर हम आशा रखते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी में किस तरह से पर्यावरण को देखते हैं, नदियों को देखते हैं कि सिर्फ हम टैप वाटर सिविलाइजेशन में रहते हैं कि हम रिवर बेसिन सिविलाइजेशन में रहते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को पूछते हैं तो आपकी नदी कौन सी है, तो उनकी नदी उनका नलका जो है वो उनका नदी बन चुका है। तो वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा अगर हम नागरिकता और पब्लिक एडवोकेसी और पब्लिक प्रेशर अराउंड पब्लिक इकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ बिल्ड करें, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, कि इन सबों के साथ हम विकास के साथ इकोनॉमी और इकोलॉजी को लिंक करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों बातें जब तक पैरेलल में चलती रहेंगी तब तक कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, रहता रहेगा। जब तक इकोलॉजी डज नॉट बिकम अ कोर अंडरलाइन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, तब तक हमारा जो है देश ठीक नहीं हो पाएगा। मनोज जी, जन भागीदारी सुनिश्चित कैसे करेंगे हम? अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सोल्यूशन बिना जनता की खुद की भीतर की आवाज के बिना सारी सिस्टम हम बना ले, सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, ढाक के 3 पात, जस का तस ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हम जन भागीदारी सुनिश्चित कैसे करें? 1 मिनट आपके पास है, प्लीज। देखिए, जन भागीदारी ऐसे नहीं होगी कि मैं जाऊंगा और कहूं कि तुम मुझसे जुड़ो। जन भागीदारी तब होगी जब हम जनता के ऊपर विश्वास करेंगे, स्वतः स्फूर्त, जनता को हम डिसेंट्रलाइजेशन, जब तक हम जनता को डिसीजन लेने वाली स्थिति में नहीं लाएंगे, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो तालाब हैं, सबका मैनेजमेंट शुड बी एट द लोकल लेवल, इन लोकल हैंड्स। तब आप देखिए ये स्थिति बनेगी, जन भागीदारी होगी। अदरवाइज मैं जाऊं और कहूं मुझसे जुड़ो, वो कभी नहीं होगा। विमल जी, 1 मिनट, सोल्यूशन प्लीज। हमारा जल नियोजन ग्राम स्तर से होना चाहिए, पर्यावरण मंत्रालय को अपनी स्वीकृतियों का पालन अक्षरश करना चाहिए और गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, और लोगों को जल के साथ में जोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि शहरों में जो हम सीमेंटें बिछानी शुरू की हैं, उसकी जगह वृक्ष बिछाने शुरू करने चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें स्कूल में पहली कक्षा से बच्चों को जल और वृक्ष की बात से बताना चाहिए। नहीं, ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं शंभू जी, सुनते नहीं, करने भी चाह रहे हैं। हम लोग जब क्लास फर्स्ट में थे, नहीं, मगर उसको हम रिलेट नहीं कर पाते। नहीं, कैसे क्या करें, क्या ना करें, हम कह रहे हैं सिर्फ, मगर करवा नहीं रहे हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूं, भागीदारी कैसे होगी? हमें बच्चों की दृष्टि से उनको सीधा सीधा पालन करना चाहिए, यमुना किनारे ले जाना चाहिए ना। बच्चों को दिखाना चाहिए कि यमुना में क्या हो रहा है और तुम्हारी किस जीवन पद्धति की वजह से यमुना गंदी हो रही है। जहां पर भी शहर है ये करना चाहिए, और गांव में भी वृक्ष लगाने के ऊपर में उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया कि पेड़ लगाओ, 300 रुपए प्राप्त करो। ये पूरे देश में चलना चाहिए। नहीं, लेकिन शंभू जी, मर्जी 1 मिनट, शंभू जी, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल खड़ा हो जाता है, जब जैसी बात होती है कि साहब आप जो है गंगा जी में साबुन लगाकर नहाए नहीं, क्योंकि प्रदूषण होता है, आप वहां पर मूर्ति विसर्जन न करें, आप वहां पर फूल न डालें, आप पन्नी न डालें, तो सारे जो है भगवाधारी संगठन त्रिशूल लेके निकल पड़ते हैं कि साहब आस्था पे आघात है। तो फिर तो जन भागीदारी, जब आस्था और जन भागीदारी को साथ लेके चला जाएगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी। भारतीय संस्कृति में जो नदियों का शुद्ध रखने की जो कल्पना की गई थी, उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें एक ये भी था कि आप किसी भी नदी में साबुन लगा के नहाएंगे नहीं, किसी नदी को आर पार नहीं करेंगे, किसी नदी में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो अशोभनीय हो। इसमें बहुत सारी चीजें थी। नदी में गंदगी नहीं बहाएंगे, उसमें ये जो आपका विसर्जन है ये भी नहीं करेंगे, ये सब चीजें थी। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ा जोर देना पड़ेगा कि असंतुलित शहरीकरण न करें, कि नदी के डूब क्षेत्र में मकान बना रहे हैं। इसके लिए सरकार को निगरानी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। जन भागीदारी तो रहेगी, लेकिन जन भागीदारी से ज्यादा जन भागीदारी तो मकान बनाने में है ना साहब, वही लेकिन ये सरकार की अगर सख्ती रहेगी तो लोग नहीं बनाएंगे, वरना जिसके पास असंतुलित विकास ना, जिसके पास पैसा है वो जाके बना लेगा। नहीं तो ये आप रोकेंगे तो आस्था पे आघात हो जाएगा। नहीं, मैं कह रही आस्था वालों से कहते हैं नदियों को बचा लीजिए, हरिद्वार ऋषिकेश के संतों से नदी को बचा लीजिए, बहुत कुछ संभल जाएगा। सारे संत, मैं बिल्कुल सामने कहने को तैयार हूँ, सारे संत, मगर ज्यादातर संत जो है वो नदी का सत्यानाश। मैं डिस्क्लेमर लगा दूं, भाई ये इनका निजी बयान है। उदाहरण दे सकता हूं।
उदाहरण दे सकते हो कि उनके आश्रमों के उन्होंने नदियों पे कब्जे करके आश्रम बनाए, उनके नहीं शहरी सभ्यता नहीं, साधु संतों की सभ्यता कहाँ जा रही है? इस समय जो विकास का मॉडल है उसका एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। और इसने जो पानी को जिस प्रकार से प्रदूषित किया है, नदियों को, स्ट्रीम्स को जिस तरीके से बर्बाद किया है, प्लास्टिक के खिलाफ नेशनल लेवल पे बैन होना बहुत जरूरी है। यूपी ने भी बैन लगाया है, पर जब तक नेशनल लेवल पर बैन नहीं होगा तब तक आप पानी को प्रदूषित होने से नहीं बचा सकते। चलिए, आप हरिद्वार और ऋषिकेश की जरा पूरी नजर देख लीजिए। बस अगली बार फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सार्थक बहस में शामिल होने के लिए। और हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि अपने अपने स्तर पर, दर्शकों से गुजारिश है मेरी, यहाँ तो सब सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और आप लोगों से बात करके कम से कम मेरा भी ज्ञान वर्धन हुआ है। मैं और मेरे परिवार वाले कम से कम जल प्रदूषण कम से कम करें। हम पूरी तरह से बंद कर देंगे ऐसा वायदा करना भी कम से कम कपोल कल्पना होगा। कम से कम करेंगे, खुद को सुधारेंगे, ये उम्मीद आपसे भी करते हैं कि खुद को सुधारें, आओ देश बनाएं। और आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की हमारी जो मुहिम है, इसकी सार्थकता तभी है जब हम और आप ईमानदारी के साथ मिलकर हाथ बढ़ाएंगे और अपने देश को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। नमस्कार।